टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के इस दौर में जब दुनिया, ये कहना भी जायज़ ना होगा कि चांद पर पहुंच गई, दुनिया अब मुख्तलिफ और सैयारों पर लैंड फरमाने की तगोदौ में लगी हुई है। आप शुक्र मनाइए, मैं लाजिम है कि घर जाकर के 2 नफिल पढ़ूं कि कराची पर मुसल्लत ये सियासी एरा गैरा, ये ज़बरदस्ती का मेयर, ये बाइसिकल पे एम्बुलेंस का इफ्तिताह फरमा रहा है। वैसे तो शर्म बड़ी महंगी चीज़ है, इस तरह से आसानी से आती नहीं है, उसके लिए ख़ास माहौल, एक ख़ास किस्म की ब्रॉटअप, वो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस फिर बताता हूँ, जब तुम हया न करो तो जो चाहे करो। फिर अपना नाम तुम अमिताभ बच्चन रखो, नूरुल आरफीन रख लो, मुर्तज़ा वहाब रख लो, कायदे तहरीक रख लो, कुछ भी रख लो। आप देखें कितनी इस्तक़लाल के साथ, इस्तक़लाल को वैसे बुरे लफ्ज़ों में ढिठाई कहते हैं, लेकिन मैंने इस्तक़लाल ही कहा है, कितने इस्तक़लाल के साथ माशाल्लाह वो सीना चौड़ा करके जो चल रहे हैं कि जैसे ऐसा लग रहा है कि ओहो क्या एहसान उन्होंने फरमाया है ये साइकिल वाली एम्बुलेंस का इफ्तिताह करके। और इन लोगों को 17 साल हुए हैं हम पर लदे हुए। बात और सख्त हो सकती है, लेकिन इनके करतब खत्म कहां होते हैं जनाब। एक और वीडियो जरा देखिए, उसमें मौसूफ क्या करते दिखाई दे रहे हैं। ये मौसूफ को देख करके ऐसा लग रहा होगा आपको कि इन्होंने अभी दिल्ली पे, लाल किले पे पाकिस्तान का परचम जो है वो परचम पुर्रा लहराने के बाद पाकिस्तान आने का कस्द किया है, और इसीलिए इनकी ये वीडियोग्राफी हो रही है, इनका खैर मकदम हो रहा है, इनका इस्तकबाल करने की तैयारियां हो रही हैं। उस सरजमीन पर जहां लोगों के पास खाने के वांदे हैं, वहां पर इतनी पुरतायुश जगह पर, इतनी पुरतायुश बिल्डिंग में पेट भरे ऐसे नुफूस के दरमियान पहुंच करके मौसूफ ने कितनी शान के साथ इस बाइक को पार्क किया है। और ऐसा लगता है कि इन्होंने हमें जिंदगी की तमाम आसाइशें, सहूलियात पहले से ही मुयस्सर कर दी हैं, इसलिए हम पर फर्ज है इनके लिए दादो तहसीन के डोंगरे बरसाना। बस ये वीडियो यूं ही मैंने चला दी थी, इसका आज के मौजू से किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। बिजली हमारे पास अल्लाह का शुक्र है नहीं है, गैस अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए हम मारे फिर रहे हैं। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि अता तारड़ साहब को अपनी इंटेलेक्चुअलता की जंबील में से एक नादिर शाही नुस्खा निकाल करके और हमें अता फरमाना पड़ा है कि अगर पेट्रोल महंगा है तो क्या हुआ, आप इलेक्ट्रिक गाड़ियां ले लीजिए।
जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था, यही सब हरकतें मलका बरतानिया किया करती थी कि अगर रोटी नहीं है तो क्या हुआ, केक खा लो। तो अता तारो भी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। बैरूनी सरमायाकारी के नाम की कोई चीज़ यहाँ इस एक धरती पर मौजूद नहीं है, लेकिन मुल्क अल्लाह का शुक्र सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की कर रहा है। अल्लाह का बड़ा एहसान है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हर रोज़ अब आवाम को जिच करने के लिए, उनको खिजालत में मुब्तला करने के लिए, उनको उनकी औकात, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, इसे औकात ही समझिएगा, आवाम को उनकी औकात बताने के लिए रोज़ाना ये फैसला किया गया है कि खलीज के जंग के बहाने आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार ज़्यादातर, और यानी उतार के बाद क्या होता है यार, पता नहीं है, जो भी होता है उसमें कभी कभी कमी का तोहफा जो है वो दिया जाएगा, कभी कभी ज़्यादातर फ्रीज भी कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। हमारे वजीर पेट्रोलियम कहते हैं आबनाए हुर्मुज़ पर इन्हिसार ख़त्म करने के लिए मकामी सतह पर तेल की तलाश शुरू कर दी है। तेल कीमतों के नए निज़ाम से मुनाफाखोरी ख़त्म होगी? नहीं सर, वो तो आपके जाने के बाद पता चलेगा किस हद तक मुनाफाखोरी हुई है। ये अगला वाला वजीर पेट्रोलियम आकर के बताएगा। अभी तो आप जो कहेंगे हम मानने पे मजबूर हैं। अभी तो आप साधु संत हैं। इमरान खान भी जब तक था, कहाँ पता चला कि 1 अरब रुपए की उनकी फ़्लाइट पड़ी थी हमें। आप जाएंगे तो पता चलेगा। और जो हरकतें आप समझ रहे होंगे कि जल्दी ही जाएंगे, मेरा ख्याल है, अल्लाह माफ़ करे, ये मेरा ख्याल नहीं है, ये वाक़फ़ान हाल रावियान रिवायत का ख्याल है। परसों मेरे प्रोग्राम में एक मौसूफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से शामिल हुए, और जो कुछ उन्होंने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उछल करके इस टेबल पे बैठ जाऊं या माइक उतार करके भाग जाऊं। मैं जो सवाल कर रहा था वो उसका इतना ताबड़तोड़ और अपनी हुकूमत और अपने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जवाब दे रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे लोग अपनी जेबें भर रहे हैं। मुल्क के हालात उससे ज़्यादा ख़राब है जितना आप बता नहीं रहे। गज़ब खुदा का, ये मैंने नहीं कहा भाई, प्रोग्राम चेक कर लीजिए। और अब इस सूरत हाल में हमारे प्यारे, उन्होंने कमाई का एक नया तरीका ढूंढा है, लेवी। पहले पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी थी, फिर कार्बन सपोर्ट लेवी हुई, फिर उसके बाद कोई और चीज़ आ जाएगी। एक मौसूफ है, वो किसी ज़माने में बड़े ज़बरदस्त किस्म के एंकर अपने आप को बाकायदा मदद के ज़रिए से साबित कर बैठे थे। वो, उनको मैंने सुना, वो बता रहे थे कि पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने हुकूमती पॉलिसी मुस्तरद कर दी है। जाहिर सी बात है इससे ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं हो सकेगी। अब आप समझ लीजिए कि ये सब ऐसे तो नहीं बोला जा रहा। कहते हैं रोज़ाना 2-4 रुपए ऊपर नीचे होंगे, इससे ज़ख़ीरा अंदोज़ी का फ़ायदा ही नहीं। जो मुखालफत कर रहे हैं उनको बता दूं, अमेरिका यूरोप में एक दिन में 5-5, 10-10 बार कीमतें बदलती हैं। प्यारे अकल के अंधे भाई, बात यह है कि अमेरिका और बरतानिया में न पीपल्स पार्टी होती है, न नून लीग होती है, न पीटीआई होती है, न तुम्हारे मेरे जैसे एंकर होते हैं, ना पैसे लेकर के कॉलम लिखने वाले सहाफ़ी होते हैं, ना उन लोगों को बाकायदा लाखों रुपए दे करके और किराए पे लिया जाता है। आप समझ तो गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं, समझ तो सभी रहे हैं। आप ना समझे तो क्या हुआ, जो मैंने कहा है वो सब तक पहुंच गई है। इस एक अफरा तफरी में न जाने क्यों दिल पिशौरी का एक सीजन फिर शुरू हुआ है। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे से नूरा कुश्ती उन्होंने फिर शुरू कर दिया। जैसे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जाकर के दोनों को पता चला था कि अबे ये तो इतना बड़ा चोर है, अबे ये तो इतना बड़ा डाकू है, और उसके बाद बाहम शीरो शकर होकर के और जय और वीरू की दोस्ती पनप रही थी फिल्म शोले की तरह। अब हाल ये है कि बिलावल साहब ने नून लीग को शिकस्त फाश का चैलेंज दिया है, और उसका जवाब दिया है प्रोफेसर डॉक्टर इंटेलेक्चुअल एहसन द ग्रेट इकबाल साहब ने। कहते हैं कश्मीर के लोग कश्मीर को कराची नहीं बनने देंगे, लोग कश्मीर को लाहौर जैसा देखना चाहते हैं। मेरे प्रोग्राम में जितने नून लीग के दोस्त आते हैं वो कभी खुल करके पीपल्स पार्टी पर तनकीद इसलिए नहीं करते क्योंकि नून लीग की इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी हमेशा बढ़ चढ़ करके उन पर हमले करती है क्योंकि वो इत्तेहादी तो हैं, गवर्नरशिप उनके पास, स्पीकरशिप उनके पास, सदारत उनके पास, लेकिन वो कहते हैं कि भाई अपनी तकरीर बंद करेंगे आप लोग। वो ये कहते हैं कि हम इत्तेहादी नहीं हैं,
एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं बिलावल भुट्टो को मुखातिब करते हुए, उन्होंने कहा कि बिलावल साहब, कश्मीरी आपकी और हमारी जमात की कारकर्दगी जानते हैं, लोग जानते हैं किसके दौर में हुकूमत में करप्शन के बाजार गर्म होते हैं। सर ये तो आपके अपने वजीर आजम और आपकी हुकूमत के खिलाफ FIR कटवाई है आपने। अगर करप्शन के बाजार गर्म किए हुए हैं पीपल्स पार्टी ने सिंध में, तो फिर आप करप्ट लोगों के साथ इत्तेहाद बना करके और इख्तिदार के झूला क्यों झूल रहे हैं? आपको तो बेरोजगार होना चाहिए, या इनको होना चाहिए, या दोनों को होना चाहिए। किसी ऐसे को होना चाहिए कि जो करप्ट ना हो। आपकी डेफिनेशन की रोशनी में मुझे नहीं पता कि पीपल्स पार्टी करप्ट है या नहीं, मैं तो आप ही की बात कर रहा हूं। और ये पहली मर्तबा नहीं है जब आप इनको साथ मिला करके और वारदात फरमा रहे हैं। अभी इलेक्शन का जरा सा शोर शराबा है आज़ाद कश्मीर में, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी जो है वो हाजी सनाउल्लाह होगी और आप जो है वो इमाम काबा के पोते चल रहे होंगे। ये कौन सी ऐसी नई बात है? ये कौन सा ऐसा नया तरीका है जो आपने हमें लूटने के लिए ढूंढा है? हुकूमत की बात फरमा रहा हूं मैं। इस बयान का बाज़ाब्ता तौर पर, बल्कि राना सनाउल्लाह के बयान का बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो उसके खिलाफ उतर आए हैं सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन। कहते हैं नून लीग के वफाकी वज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात के बाइस कश्मीर में मनफी फ़ज़ा पैदा हुई। नून लीग के वज़रा की जानिब से भड़काई गई आग को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं बिलावल। आई डोंट नो कि ऐसा है या नहीं है, ये भी अपने मेहमानों से पूछे लेते हैं। लेकिन दूसरी जानिब महज हंसने हंसाने के लिए आपको, चूंकि माहौल शायद थोड़ा सा टेंस हो गया है, मैं एक खबर सुनाता हूँ, मुस्कुराइए, उसके बाद मैं अपने मेहमानों की तरफ जाता हूँ। वफाकी हुकूमत ने अखराजात को काबू में रखने के लिए किफ़ायत शारी इक़दाम जारी रखने का फैसला किया है। किफ़ायत शारी कौन सी वाली? वही जिसमें 37 गाड़ियों के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान सफ़र फरमाते हुए कराची आ धमके थे। एक को आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी टू हियर दिस, और एक को गुड टू हियर दैट कहने के लिए। ये काम फ़ोन पे हो सकता था, मगर 37 गाड़ियों के प्रोटोकॉल को इंजॉय करते हुए टावा टावा मेरे सरकार खुद चल करके स्पीड दिखाते हुए कराची पहुंचे थे। कौन सी किफ़ायत शारी? जिसमें हमारे इस्तिस्ना वाली एक फ़्लाइट नवाबशाह जाकर के और 27 गाड़ियों के जल्व में, और उसने ईद की नमाज पढ़ी थी। मेरे ख्याल 26 गाड़ियों में ईद की नमाज नहीं होती। इसी तरह की कुछ दिल फरेब या पुरफरेब बातों पर इज़हार ख्याल के लिए आज मेरे साथ मौजूद है मोहतरम अंजुम अकील साहब, ताल्लुक़ पाकिस्तान की हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। साथ ही साथ मुस्तफ़ा बलोच साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। दोनों मौजूद मेहमानों को शो में शिरकत पर नजराना अक़ीदत पेश करते हुए हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर हुक्मरान जमात यानी कि नून लीग की तरफ जाऊँगा। अंजुम साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हुजूर, उम्मीद है कि आप बखैर व आफियत होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, लेकिन खबरें कुछ अच्छी नहीं है सर, खबरें बिल्कुल अच्छी नहीं है। सर आपने इत्तेहाद बनाया था, सियासी इत्तेहाद बनाया था करप्ट लोगों से। देखें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सियासी इत्तेहाद बनते रहते हैं, जो कोलिशन हुकूमत बनती है तो फिर किसी न किसी पार्टी से इत्तेहाद करना पड़ता है। तो ये जो आप करें ना करप्ट, और ये वो सियासी जो नहरे होते हैं हर पार्टी के अपने अपने, आप इलेक्शन के मुहिम है तो कोई हर आदमी अपने आप को पाक साफ साबित करता है और बोतान लगाता है। लेकिन ये है कि ये सियासत इसी तरह है कि वोट हासिल करने के लिए आप कुछ भी कह दें, लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसा काम ज़रूर करें जिससे सियासी कौमी सियासत नज़र आए, कौमी सियासतदान नज़र आए, बल्कि ये ना हो कि इलाकाई एक महल्ले का सियासतदान नज़र आए और दूसरे पे बोतान पे लगाए। ये कम ऐसी सियासत नहीं होनी चाहिए। आज मैं देख रहा हूँ जिस तरह बोतान लगाए जा रहे हैं, ये तो जो लीडर लोग हैं वो तो ऐसी नहीं लगाते, वो तो कौम को साथ लेकर चलते हैं। अगर कोई वक्ती तौर पर हमदर्दी हासिल करने के लिए ये कह दे जी कि कश्मीर के साथ बड़ा जुल्म हुआ है और आप कोलिशन में, मरकज़ में कोलिशन में भी हैं और तमाम उहदे भी आपके पास हैं, तो ये मैं कहूँगा कि ज्यादती है। हाँ,
आप ये कहें जी कि हम कोलिशन में हैं, हम मिलकर आपस में मसाइल हल करेंगे, जो मसाइल हुकूमत नहीं देख रही, हम उनको आगाह करेंगे और मिलके आपके मसाइल हल करेंगे। ये लोगों को एक तसल्ली मिलती है, बजाय इसके कि हम एक दूसरे पे बहुतान लगाएं। मैं समझता हूँ कि ये वक्त अब यकजहती का वक्त है, ये एक कौम बनने का वक्त है, और जो भी दुनिया में कौम बन के चले वो मुश्किल से मुश्किल वक्त है, उसमें कामयाब हुए हैं। आज आप ईरान की मिसाल ले लें, एक कौम बन के चले हैं, उन्होंने कितने सालों से पाबंदियां भी बर्दाश्त की हैं, लेकिन उन्होंने आज साबित किया कि एक कौम है। इसी तरह पाकिस्तान भी आप देख लें कि कितने अरसे से IMF के पास गिरवी चला आ रहा है। IMF की मुख्तलिफ शराइत होती हैं, और पाकिस्तान के इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमारे दुश्मन भी है, चाहे मैं हिंदुस्तान की बात करूं और बाकी जो हमारे इजराइल की बात करूं और दूसरे मुल्क जो पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ फलता फूलता नहीं देखना चाहते, वो पाकिस्तान के साजिशें भी कर रहे आ रहे हैं, और पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। और करता हूं, लेकिन मैं ऐसे ही आपको ऑन अ लाइटर नोट, अगर आप मुस्कुराने की आदत में मुब्तला हैं तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। उम्मीद है आप तवज्जो ज़रूर देंगे। यॉर्कर हो गई। मुस्तफ़ा बलोच साहब की तरफ जाते हैं। मुस्तफ़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वास्ता सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हुजूर वाला, आपने सुना कि मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा अंजुम अकील साहब ने क्या कुछ फरमाया, लेकिन उससे पहले सर जो बिलावल साहब ने फरमाया है, उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में नून लीग को तारीख साज शिकस्त का सामना होगा, और भी कुछ उयूब, कुछ नकाइस उनकी गवर्नेंस में बिलावल साहब को नज़र आए हैं। सर, बहुत देर नहीं हो गई, या इलेक्शन की आमद देर में हुई थी? जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में आपको उनमें और उनको आप में कीड़े नज़र आ रहे थे, और जैसे कि अंजुम अकील साहब ने बबांगे दुहल फरमा दिया कि ये सिर्फ एक हवाई फायरिंग का सिलसिला होता है जो इलेक्शन से पहले शुरू होता है, आपकी जानिब से भी और उनकी जानिब से भी, ताकि अवाम को बहलाया फुसलाया जा सके। उसके बाद तो फिर रावी ज़ाहिर है कि चैनी चैन लिखता है, फिर मफाहमत भी होती है, मवाख़ात भी होते हैं, फिर किधर अवाम और कहाँ के लीडर। हुजूर वाला, आप लोग करप्ट लोग हैं, ये एहसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं सर। नूरुल साहब, देखें, अभी हालिया आपने देखा जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस हुए, उस इलेक्शंस में आपने पीपल्स पार्टी की कैंपेन भी देखी और आपने PMLN की भी कैंपेन देखी होगी। हमने ना इस तरह के बयान शुरू किए, ना हमने इस तरह की जिस तरह की बयानबाजी नून लीग की तरफ से की जा रही थी। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को खुद मुख्तारी और उनके जो राइट्स हैं उनके हवाले से चेयरमैन बिलावल साहब ने और आसफा भुट्टो ज़रदारी साहबा ने एक बहुत मुस्बत, पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव कैंपेन चलाई थी, जहाँ फिर नून लीग के जो हमारे अलायंस कह लें या दोस्त कह लें, हमारे सियासी, हम उनको दुश्मन तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह की बयानबाजियां उनकी चल रही थी, उन बयानबाजियों में कराची की बातें और इस तरह की बातें करके उन्होंने जो है ना वो कोशिश की कि शायद पॉलिटिकल माइलेज लेंगे, लेकिन आपने देखा कि GB के लोगों ने ऑल इन ऑल रिजेक्ट कर दिया उस जो एक पॉलिटिकल वेंडेटा कर रहे थे, एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कर रहे थे जो हमारे खिलाफ। क्योंकि देखिए, गिलगित को गिलगित ही रहने दें, कश्मीर को कश्मीरी रहने दें, ना कश्मीर को लाहौर बनना है, ना गिलगित ने जो है वो लाहौर बनना है। उनको आप उनकी जो है वो इश्यूज के हवाले से अगर आप कोई रिलीज दे सकते हैं, कोई पॉलिसी वफाक के हवाले से दे सकते हैं, या कोई आप जो अगर वहाँ गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं उनके हवाले से कोई नई पॉलिसी दे सकते हैं, आप वो बात करें, और उस पर फिर आप जाहिर है पॉलिटिकल कंपटीशन होती है और बयानबाजियां भी होती हैं, उसमें एक दूसरे के ऊपर बातें भी होती हैं, लेकिन बात हो तो उसमें कोई वजन भी हो। और जब आपने देखा कि चेयरमैन साहब ने जिस तरह की जबरदस्त किस्म की कैंपेन की, तो आपने देखा रिजल्ट्स भी आपके सामने आए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहां से जो है वो मेजॉरिटी ले ली। अब कश्मीर की जहां तक बात है, तो कश्मीर में आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक रिमार्क्स दिए पार्लियामेंट में, जो कि उस पर हमने एतराज किया और हमने ये भी कहा कि आप इसको एक जो है वो इस पे एक्सक्यूज करें, और ये चीज ठीक नहीं, कश्मीर के लोगों की दिल आजारी हो रही है आपके इस बयान से, लेकिन उन्होंने उस चीज को ओन किया। तो उसमें बिलावल साहब का भी मौक़िफ़ ये था कि ये चीज जो है वो गलत है, और अब किसी भी कौम को, किसी भी जो एक अवाम है वहाँ की, कश्मीर की, उनकी कुर्बानियां हैं। जरूर ऐड करता हूँ,
बिलावल साहब ने जो जुमला इस्तेमाल किया है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त था। अंजुम अकील साहब की तवज्जो उस तरफ मबजूल कराऊंगा। अंजुम अकील साहब, बिलावल साहब ने वज़ीर दिफा के बयान पर कहा कि मुस्लिम लीग नून के वज़ीर कश्मीरियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वज़ीर दिफा के बयान पर अब तक वज़ीर आज़म का जवाब नहीं आया। जब तक वो वज़ीर काबीना में रहेगा इस बयान को वफाकी हुकूमत की पॉलिसी समझेंगे। साथ ही एक बयान आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, लात मार करके निकालने की फरमाइश भी बिलावल साहब ने की थी। और ये लात मारी किसको जा रही थी आप समझ गए होंगे, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का नाम लेकर के इस तरह का बयान जो है वो दागा गया है। हुजूर वाला, इलेक्शन में आपने सही कहा कि थोड़ी सी मैं चांदमारी करूं, थोड़ी सी आप चांदमारी करें ताकि आवाम को भी, आप समझ रहे हैं, ज़रा माहौल बने। लेकिन ये किस किस्म की इलेक्शन कैंपेन है कि जिसमें एक दूसरे को लात और बात और डंडे और गोली और कलाशनकोव से मारने की फरमाइशें जन्म लेने लगी? देखें जी, बात फिर यही है कि ये बिल्कुल मुनासिब बात उन्होंने नहीं की। और कभी भी किसी जमात में इस तरह लात मार के किसी इन्होंने कभी अपने मिनिस्टर को निकाला है या किसी आज कोई रवायत ऐसी है? ये बिल्कुल इन्होंने गलत बात किया। बिलावल साहब ने जोश खताबत में लोगों को खुश करने के लिए, अपने वोटर को मुतवज्जा करने के लिए, लेकिन साथ ही लोग आज जितने सादे नहीं है। लोग जानते हैं कि मरकज़ में सदारत भी इनके पास है, गवर्नरशिप भी इनके पास है, चेयरमैन भी इनके पास है। तो इनके पास ये क्या उनके साथ शामिल नहीं है? ये हमारे साथ हर बात में शामिल हैं। तो ये बात करना मैं समझे बिल्कुल मुनासिब नहीं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की वाली बड़ा बात है। इससे लोग वोटें नहीं देते। इससे आप और लोगों के सामने नंगा होते हैं कि आप अंदर तो इकट्ठे हैं, इक़्तिदार के लिए तो इकट्ठे हैं, लेकिन यहाँ आकर बातें कर रहे हैं लोगों के खिलाफ। आप क्यों नहीं जाके वज़ीर आज़म से बात करते? आप क्यों नहीं अंदर जाके बात करते, कैबिनेट में बात करते? नहीं, वज़ीर आज़म से बात करने में तो बहुत टाइम लगेगा सर। सदर साहब तो इन्हीं के अपने, उनसे बात कर लें, वो खुद वज़ीर आज़म को निपटा देंगे। थोड़ी सी तवक्कुफ़ की इस्तदा है, बहुत माजरत के साथ। यहाँ मुझे एक इमीडिएट कमर्शियल ब्रेक पे जाने के लिए कहा जा रहा है। सर, हालात आपको पता है मईशत के कैसे हैं, तो ब्रेक लेना तो बनता है। मैं दोबारा वापस आता हूँ, फिर आपसे यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा बलोच साहब की तरफ जाऊंगा क्योंकि अंजुम अकील साहब ने जो मुख्तसर मगर पुरअसर गुफ्तगू फरमाई थी, राब्ता उनसे अचानक हमारा मुनक़ता हो गया है। राब्ता करने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि उनका पूरा जो जज्बा है वो मुंतकिल किया जा सके मिनोन। अंजुम अकील साहब हैं तो नहीं ना हमारे साथ? ठीक है। मुस्तफ़ा बलोच साहब, सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? पहले ये कंफर्म कीजिएगा। आ रही है सर। मुख्तसर गुफ्तगू की मेरा ख्याल है, लेकिन सारी बात वो कर गए कि लुब्बे लुबाब उसका जो है वो, अगर आप बुरा न मनाएं तो वो ये कह रहे हैं कि हुजूर मतलब अब इतनी ना बड़ा पाकिए दामा, आप समझ रहे होंगे, मैं अगला मिसरा कहता ही नहीं हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। वो ये कह रहे हैं कि जब हलवा साथ खा रहे हैं तो फिर ये जलवा अलग अलग क्यों? मतलब फिर ये अदाकारियाँ नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल अदाकारियाँ, कुछ इसी किस्म का मुझे इम्प्रेशन आया। आगे अब आप बताइए क्या कहना है। नहीं, इसमें अरफीन साहब, इसमें कोई पॉलिटिकल गेमिक नहीं है, कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। ये एक सिंपल एक हमारा एहतजाज था और हमें नहीं बल्कि कश्मीर की आवाम को मैं समझता हूँ कि ये ख्वाजा आसिफ साहब के रिमार्क्स जो है वो अच्छे नहीं लगे। और जाहिर है एक तरीका होता है और उस पर आप एज अ फेडरल मिनिस्टर हो के अगर आपके रिमार्क्स इस तरह आएंगे तो जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज तो अपना हक रखती हैं। और खासकर चेयरमैन बिलावल साहब ने तो हमेशा जो है कश्मीर की आवाम के लिए आवाज़ बुलंद की है और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनल फोरम्स पे उन्होंने कश्मीर की आवाज़ बुलंद की है। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों से जो है वो PMLN को चाहिए कि गुरेज करे और इस तरह के जो स्टेटमेंट्स अगर वो फ्लोर ऑफ द हाउस देंगे या अगर पब्लिक गैदरिंग पे भी देंगे तो बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उस पर अपना मौक़िफ़ रखेगी। और बिलावल साहब ने बिल्कुल जो कश्मीर की आवाम की आवाज़ थी वही उन्होंने जो है वो तकरीर में उसी को रिफ्लेक्ट करते हुए उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया। और बाकी देखें, बात यह है कि GB के इलेक्शंस में आपने देख लिया कि क्या रिजल्ट है। PMLN जो एहसन इकबाल साहब और बाकी जो इनके साद रफीक साहब जो आके पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग वो कर रहे थे
और नतीजा आपने देख लिया, मुंह की खानी पड़ी उनको, नतीजे उनके फेवर में नहीं आया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने स्वीप किया इलेक्शन। सर वो तो मेरा ख्याल है मियाँ साहब की तकरीर को थोड़ा सा क्रेडिट मेरा ख्याल है अगर आप दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं आपकी मियाँ साहब की तकरीर जो है वो उसके बाद उनका फिर अपना जो है वो गिलगित से निकल जाना, जब बात हो रही है मियाँ साहब की तो मेरा ख्याल है नदीम कुरैशी साहब तक जरूर जाना पड़ेगा। नदीम कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हुजूर वाला सर, जीबी में जिस तरह से लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सिलेक्शन अता फरमाई है, अपना मैंडेट दिया है, ऐसा मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान का फरमाना है, उसी तरह से तारीख साज शिकस्त होगी नून लीग को, ये फरमाना है बिलावल साहब का, जिसका जवाब एहसन इकबाल ने ये कह के दिया है कि जी आपके दौर में तो करप्शन के बाजार गर्म होते हैं। सर जीबी इलेक्शन से पहले भी दोनों एक दूसरे को इसी तरह से बरसरेआम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उरियां फरमाने में लगे हुए थे और अब एक दूसरे में फिर उयूब और नकाइस नजर आ रहे हैं। सर मैं चाहता हूं कि शम्मे महफिल आपके सामने आए और आप कुछ चांदमारी फरमाएं। आरफीन भाई, जो लोग कराची से बाहर बसते हैं वो 22-23 करोड़ लोग, वो तो शायद इस बात पर यकीन कर लें कि पीपल्स पार्टी को कोई कारकर्दगी पर वोट मिला है। जो कराची में लोग बस रहे हैं, आप समेत, शाहराह फैसल और कैंट को छोड़ के जो हालात कराची के, मैं अंदरूने सिंध की बात नहीं कर रहा, वो इस बात को एक लतीफा समझ के एंजॉय करेंगे। वो आज का भगवंत मान सिंह है, मशरकी पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी अपोजिशन उन पे एक इल्जाम लगाती है कि ये जी किकलियां करते हैं, किकलियां पंजाबी का एक लफ्ज है, ये जुगते लगाते हैं। तो ये भी पाकिस्तान की सियासी तारीख की जुगत है। और जहां तक पीपल्स पार्टी और PMLN की ये जो सियासी नौटंकी है, लोग हंसते हैं। जैसे अभी आपने मुस्कुराहट के साथ अपने तबे तबे जूमनी गुफ्तगू में सारी बात कह दी। हर शख्स समझता है पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ना जाने बाग तो सारा जाने है। ये जो कुछ पाकिस्तान की सियासत में ये दोनों जमातें मिलकर कर रही हैं, हर शख्स को पता चल गया कैसी कारकर्दगी सर, दुरुस्त है, कैसी अवाम, कैसी गुड गवर्नेंस, कैसी महंगाई के खिलाफ जदोजहद, कैसी मुआशी तरक्की। ये तो सिर्फ ये पाकिस्तान की तारीख के वो साइंसदान है, कैसी साइंसदान जो खुद तरक्की, जिन्होंने अपनी तरक्की के नाम को पाकिस्तान की तरक्की रखा हुआ है, अपने बच्चों की प्रमोशन को, अपने असासों के बढ़ने को इन्होंने पाकिस्तान के असासों का बढ़ना समझा हुआ है। तो बात यह है, पाकिस्तान के जो मौजूदा इंतखाबी निजाम है, बड़ी बदनसीबी है कि उसमें अब अवाम तो नोबडी है। अब तो नताइज जो बनते हैं हर शख्स को पता है। बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे बहुत बड़े बड़े लोग दबी दबी जुबान में सारी किस्से कहानियां जो नविश्ता दीवार है वो बता रहे होते हैं। तो मैं तो इस पर इजहार यही कर सकता हूँ कि अल्लाह करे पाकिस्तान इस सियासी म्यूजिकल चेयर से बाहर आए। 80 साल से वो थर्ड फोर्थ जनरेशन, पार्टीशन के टाइम जो लोग, आजादी के वक्त जो लोग बुजुर्ग थे, आज उनकी चौथी पांचवी जनरेशन पाकिस्तान में है। और यही हालात देखते देखते वो जनरेशन भी अब बुजुर्गी की तरफ जा रही है। अगर हालात नहीं बदले तो आम आदमी के नहीं बदले, और अगर कोई मौज में है तो वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान के सियासतदान है, पाकिस्तान की वो पॉलिटिकल अशराफिया या वो एलीट है जो मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से जिनका ताल्लुक है, और उनके लिए ये मुल्क, ये निज़ाम, ये सारा माहौल और एनवायरनमेंट उनको सपोर्ट करने के लिए है। सर मेरा ख्याल है थोड़ी देर में अंजुम अकील साहब जब हमारे साथ मौजूद होंगे, बल्कि यूं कहिए आन धमकेंगे, तो मैं आपका ये इल्ज़ाम बिल्कुल ऐसे ही जूं का तूं लेकर के उनकी खिदमत में पेश कर दूंगा। फिर देखते हैं वो इस इल्ज़ाम के साथ क्या सलूक फरमाते हैं। जब तक मैं अपने दूसरे मेहमान मुस्तफ़ा बलोच साहब की तरफ जाना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा बलोच साहब, हुजूर वाला जी, शर्जील इनाम मेमन साहब का एक बयान मेरे सामने मौजूद है। वो कह रहे हैं कि नून लीग के वफाकी वज़रा के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात के बायस कश्मीर में मनफी सूरत हाल पैदा हुई। इससे पहले बिलावल भुट्टो साहब ने कश्मीर के हालात का 2 दिन पहले मैं अपने प्रोग्राम में भी उसका जिक्र कर चुका हूँ। कश्मीर के हालात पर इंतहाई रंज व गम का इज़हार फरमाते हुए और तमाम लोगों से, तमाम वक़फ़ान हाल से, तमाम डिसीजन मेकर्स से
तमाम स्टेक होल्डर्स से जो है वो इस हवाले से रास्त इक़दाम की अपील भी फरमाई थी। हुज़ूर वाला, बात तो खुदा लगती है लाख इख्तिलाफ़ात हों बिलावल से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किसी को, लेकिन इस वक्त जो उन्होंने कहा है मेरा ख्याल है उस बात पर अमल कर लेने में हर्ज तो कोई नहीं है। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा या नहीं इसका फ़ैसला तो आने वाला वक्त कर देगा, लेकिन अभी इस वक्त जो ज़रूरत है वो ये है कि कश्मीरियों को जो है वो कश्मीरियों से बैठ कर के बात हो, कश्मीरी हमसे बैठ कर के बात करें, कश्मीरी जो है वो हमारी बात सुने, हम उनकी बात सुने, हम सब इफ़हाम व तफ़हीम से मामलात को इस जगह से जहाँ स्टैंड स्टिल पे आ गए निकालें। क्या फरमाएंगे सर? जी बिल्कुल, देखिए हमारी कोशिश तो यही है कि कश्मीर की आवाम की जो नुमाइंदगी है उसको हम भरपूर अंदाज से करने की कोशिश कर रहे हैं, और बिलावल साहब का भी यही मौक़िफ़ है। और इलेक्शंस देखें, इलेक्शंस तो जाहिर है इलेक्शंस में कैंपेन होती है, कैंपेन में पॉलिटिकल बातें भी होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कश्मीर की आवाम को, जैसे GB की आवाम के साथ भी हमने वादा किया है और इंशाल्लाह वादा पूरा करेंगे कि हम उनको जो खुद मुख्तारी है, जो ऑटोनॉमी है और उनके वसाइल की जो आप समझ लें कि उनका जो हक बनता है उस पर जो उनको नहीं मिला जा रहा, उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वर्क करेंगे। और सेम गोज फॉर कश्मीर, इंशाल्लाह वहाँ पे भी आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जीतेंगे, हम इलेक्शन स्वीप करेंगे और एक रिकॉर्ड वोट लेंगे वहाँ से, और उसके बाद जो वादा हमने किया है वो इंशाल्लाह पूरा भी करेंगे। लेट्स होप फॉर इट सर। नदीम कुरैशी साहब, एक बयान अता तारड़ साहब का मेरे सामने मौजूद है, आप ही के हवाले से कह रहे हैं PTI की सियासत दफन हो चुकी, लेकिन अपने मुतनाज़ा बयानात के ज़रिए सियासत चमकाना चाहते हैं। कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता। सर कुछ फरमाएंगे? नदीम कुरैशी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी मुझे आवाज़ आ रही है आपकी, ज़रा दोबारा फरमाइएगा सर। अच्छा, मैं बिल्कुल दोबारा बता देता हूँ सर। PTI की सियासत दफन हो चुकी, लेकिन अपने मुतनाज़ा बयानात के ज़रिए आप लोग अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं, ऐसा अता तारड़ साहब को लगता है? देखिए मैं आपसे गुजारिश कर दूं, ये अमूमी तौर पे रहा है, इक़्तिदार लोगों के हवास पर, लोगों के ज़हनों पर इतना सवार हो जाता है, ये इक़्तिदार नशा ही ऐसा है कि लोग समझते हैं कि शायद ये हमेशा रहेगा। जिनकी सियासत दफन होनी थी उनको अंदाजा है अब इस सियासी तदफीन की सिर्फ नमाज जनाजा होनी है। जिस दिन ये फार्म 47 का जनाजा अवामी कब्रिस्तान में पहुंचा, इसमें सर दफन भी हो जाना है और इसकी तदफीन भी हो जानी है, कोई शख्स नहीं रोक सकता। इक़्तिदार में बैठे लोग अमूमन इस तरह के बयान देते हैं क्योंकि वो बड़े रोमांटिक एनवायरनमेंट में होते हैं, उन्हें लगता है कि बस ये सब कुछ सदा रहेगा, लेकिन जब ये कालीन पांव के नीचे से सरकता है तो फिर पता नहीं चलता। जो हुक्मरान अवाम से डिस्टेंस कर ले, जिन हुक्मरानों से अवाम डिस्टेंस कर ले, आज भी अगर आप कॉमन मैन से पूछेंगे तो उसकी तवज्जो हुक्मरानों की तरफ नहीं है, वो कहीं और देख रहा है। उन्हें पता है ये हुक्मरान सिर्फ अपने जाती अज़ाइम की तकमील के लिए बरसर इक़्तिदार है। ये जो कभी किसी दौर में महंगाई मार्च किया करते थे, किसी दौर में जिनको 150 रुपए लीटर पेट्रोल में रात को नींद नहीं आती थी, जो कभी कहा करते थे कि जी बिजली का बिल आप लेकर जाएंगे तो आपसे वापड़ा कि लोग कहेंगे जी बिल आपका हुकूमत वक्त ने जमा करवा दिया, आज उनको कोई उनसे ये पूछने वाला नहीं है कि हुजूर अब तो बिजली के बिल नहीं है, बिजली के बम लोगों पे गिर रहे हैं। अब पेट्रोल 150 नहीं 300 रुपए से ज्यादा है और 450 को टच करके ये यहाँ पहुंचा और आपने प्लान कर लिया कि इसको अब यहीं रखना है। आज जो आम आदमी इन हुक्मरानों की जो शान में कसीदा गोई करता है, अगर मीडिया थोड़ा सा भी हौसला करके वो दिखा दे तो शायद इस मुल्क में सारे थिएटर, सारी जो रही से फिल्म इंडस्ट्री है और तमाम के तमाम प्लेस बंद हो जाएं, सिर्फ लोग उसी को एंजॉय करें जो आम आदमी इनके बारे में राय रखता है और इनको पता है। दुरुस्त है। ये हुक्मरान आवाम से दूर हो चुके हैं। ये पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, पाकिस्तान के दाखिली मसाइल के हवाले से, ये सिर्फ बयानात की हद तक इन्हें देखेगा, आपको लगेगा वो शेरशाह सूरी है, हकीकत में ये कुछ भी नहीं है। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा मैं आपकी तरफ आता हूं क्योंकि एक बड़ा ज़बरदस्त बयान मेरे सामने मौजूद है मोहतरमा अलीमा खान साहिबा का। मुस्तफ़ा बलोच साहब, आपको नज़र करता हूं, बल्कि अर्पण करता हूं ये सवाल। अलीमा खान साहिबा कहती हैं बस बहुत हो गया, तहरीक शुरू की जाए और अभी शुरू की जाए। जब तक हम सड़कों पर निकल कर
दबाव नहीं डालेंगे तब तक ना इमरान खान का इलाज होगा, ना ही उनकी कैद तन्हाई ख़त्म। हुजूर वाला, आप क्या ऐसा कुछ होते देख रहे हैं? जी, पीटीआई की सियासत पे तो बस अब मैं समझता हूँ तरस ही आता है। और जिस तरह इमरान खान साहब की बहन जो है वो खुद साख्ता अपनी जो कैंपेन चला रही हैं, और जिस तरह की मैं समझता हूँ उनकी जो स्टेटमेंट्स इतनी मैं समझता हूँ उसकी कोई पाकिस्तानी उनकी स्टेटमेंट को जो है ना वो अप्रिशिएट नहीं करेगा, जिस किस्म की उन्होंने सिर्फ देखिए इनकी सियासत ये है, इमरान खान है तो सब कुछ है, इमरान खान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इमरान खान है तो पाकिस्तान की आवाम होगी, इमरान खान नहीं है तो पाकिस्तान की आवाम का जो भी हाल हो कोई इनको फर्क नहीं पड़ता। आज भी आप देखिए इनके इतने एमएनएज हैं, इतने सेनेटर्स हैं, इतने एमपीएज हैं, हर बंदा जो है वो अपनी सियासत कर रहा है, किसी को जो है वो। मुस्तफा भाई बहुत माजरत, मुझे जरा कता कलामी करने की गुंजाइश निकाल लेने दीजिए प्लीज। अंजुम अकील साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी तो सुन रहा हूँ जी। सर बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा हमें लिफ्ट कराई, वरना मैं झूठा साबित हो जाता। लोग कहते हैं मैं भी फांदेबाजी कर रहा हूँ। सर मैं ये कह रहा था कि अलीमा खान साहिबा जो है उन्होंने तहरीक का इशारा कर दिया है, और वो ये कह रही हैं कि जब तक हम सड़कों पे नहीं आएंगे तो सर क्या मैदान कारजार सियासत का गर्म होते देख रहे हैं आप? देखिए जी, अब मेरे ख्याल से पीटीआई का जो ना वो सफा खत्म हो चुका है, क्योंकि पीटीआई अब लोग देख चुके हैं कि इन्होंने जो भी अपने मरकज में उनको मौका मिला क्या डिलीवर किया, और फिर आज पंजाब में क्या हो रहा है, और 15 साल से तीसरा टेन्योर जा रहा है केपीके में, केपीके के क्या हालात है। इसलिए अब ये इनके ये नहरें और यही रह गई हैं, बाकी मेरे ख्याल में इनके अख्तियार में कुछ नहीं है ना। लोग इनके कहने पे निकलते हैं। अब कितनी दफा ये कॉल दे चुके हैं जेल के बाहर, लेकिन कोई लोग वहां नहीं आए। तो मेरे ख्याल में अब इनके लिए यही बेहतर है कि मुल्क के साथ चलें और अपनी पार्टी को जमहूरी पार्टी बनाएं। हम तो इनके लिए यही दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे कि पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ जो बातें करते हैं, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ करती है और ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पीटीआई का अब लोग काफी हद तक लोग समझ गए हैं कि इनका पीछे चलाने वाला कौन है और इनके पीछे कौन कौन के अवामल हैं। तो कभी ये इजराइल की बात करते हैं, कभी ये अमेरिका की बात करते हैं। तो ये सारे उनके साथ एक पूरा एजेंडा लेकर पाकिस्तान आए थे, सियासत की है, लोगों को गुमराह किया है। अब मेरे ख्याल में लोग गुमराह होने वाले नहीं हैं, अब लोग समझ चुके हैं। अब ये सिर्फ ये इनके नहरें रह गए हैं और ये खोखले नहरें हैं। लोग समझते हैं कि जिस तरह पंजाब में काम हो रहा है केपीके में ऐसा काम क्यों नहीं हो रहा। वही वसाइल बुज़दार के पास है, वही वसाइल आज मरियम नवाज शरीफ साहब के पास हैं। तो क्या फर्क पड़ गया है कि बुज़दार साहब अपने पूरे तनोर में कुछ भी नहीं कर सके और मरियम साहब महदूद टाइम में इतना ज्यादा काम कर रही हैं। तो कहाँ से वसाइल आए हैं? वसाइल तो वही है, वसाइल वही है, लेकिन काम करने का जज्बा, उसकी तरफ निशानदेही की है आपने। नदीम कुरैशी साहब, सर मुस्तफ़ा बलोच साहब, अंजुम अकील साहब दोनों ने जो कुछ कहा, अब आप उस पर अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दें तो उसके बाद मैं भी अपने घर जाऊं। देखें, जो कुछ ये मेरे दोनों फाजिल भाई फरमा रहे हैं, मुझे इनका जाती तौर पे बड़ा एहतराम है, लेकिन ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट हमेशा कुछ और कह रही है। 3-4 साल से जो ऑडिट पैरास दिखे जा रहे हैं, जो कुछ पाकिस्तान की तारीख में मौजूदा सरकार कर रही है, इनको इस बात का तो अंदाजा हो गया कि हमने अवाम को तो इस पर माइनस कर दिया। पाकिस्तान में एक ही पोलिटिकल पार्टी है जो इनके रास्ते में रुकावट है, वो है तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को जेलों में डालकर ये बड़े जमहूरियत पसंद बनते हैं ना। ये कहा करते थे अवाम ताकत का सरचश्मा है, वोट और जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। इन्होंने वोट को भी बंद कर दिया फॉर्म 47 में और अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को बंद कर दिया जेलों में। आज ये हमें ताने जो दे रहे हैं सिर्फ इसलिए ग्राउंड पे दे रहे हैं कि इनको आशीर्वाद हासिल है, ये सिस्टम के चेहरे हैं, लेकिन इनका हनीमून पीरियड अब इख्तितामी मराहिल पे है। आप देखेंगे आरफीन और पाकिस्तानी कौम देखेगी आने वाले दिनों में। ये जो मेरे भाई अंजुम वकील साहब फरमा रहे हैं ना, ये इस्लामाबाद में F6 में F7 में G8 में I9 में घूम रहे हैं, तो इनको लगता है बड़ी तरक्की हो रही है, ये जरा पंजाब आए। मैं इनको मुल्तान, मैं इनको भक्कर, मैं इनको मियाँ वाली, मैं इनको लोधरा, मैं इनको राइट सर। अंजुम अकील साहब, मुस्तफ़ा बलोच साहब और साथ ही साथ नदीम कुरैशी साहब, अजहद इनायत, आप तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की कि आपने मेरे शो में शिरकत की ज़हमत गवारा की। एक मरतबा फिर आपका मशकूर हूँ कि आप हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम।
कल इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी हाजिर खिदमत होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।